हमारे साथ हैं पूनम बेनीवाल। आप भारतीय खेल प्राधिकरण से जुड़ी हैं। इनसे बातें करेंगे नई खेल नीति के बारे में। पूनम जी, नई खेल नीति आई है और खेल नीति या कोई भी सरकारी नीति होती है उसको लेकर दो चीज़ें आती है। पहली बात तो ये कि नीति बनाना एक चीज़ है और वो नीति ग्राउंड में ख़ास तौर पर खेल में कितनी कामयाब होती है और उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं वो दूसरी बात। तो पहले तो थोड़ा सा ये बताएं कि नई खेल नीति क्या है, उसमें क्या क्या ख़ास बातें हैं, और दूसरी बात, क्या ये ज़मीनी हकीकत में भी खिलाड़ियों के लिए काम आ पाएगी। जो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी आई वेंट थ्रू दैट, उसको मैंने अच्छे से देखा पढ़ा। एक तो ये 25 साल बाद आई है, तो मतलब सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। कोई भी चीज़ को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा मोबाइल होता है तो हम उसमें भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हैं। तो कोई भी पॉलिसी को टाइम के साथ अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है, और वो इसमें हुआ है। जो 2001 की स्पोर्ट्स पॉलिसी थी, उसके मुताबिक मास पार्टिसिपेशन पे ज़्यादा था कि ब्रॉडनिंग ऑफ पार्टिसिपेशन एट एवरी लेवल। दूसरा, उसका इंटीग्रेशन था एजुकेशन के साथ थोड़ा बहुत, जैसे काम करना और ये सब चीज़ें। और फिर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी, ये सब चीज़ थी। बट ये जो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी है, इसमें मेनली 5 पिलर्स हैं। एक तो स्पोर्ट्स एक्सीलेंस एज ग्लोबल स्टेज। आपको ग्लोबल स्टेज पे स्पोर्ट्स एक्सीलेंस लानी है, और जिसमें सरकारी तंत्र में भी और हर एक लेवल पे कोचिंग में भी ये मानना है, इट शुड बी एथलीट सेंट्रिक, कोच ड्रिवन, साइंटिफिकली सपोर्टेड एंड आईटी मैनेज्ड। और उसमें ये सारे प्रोविजंस हैं कि आप कोचेज़ के फ्रेमवर्क को थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं। एथलीट्स के लिए बेस्ट टू बेस्ट सुविधा है, टॉप्स है, टैग है, टीम्स डिवीज़न है। देन उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम है, और फिर साइंटिफिक सपोर्ट स्टाफ जो भी चाहिए उसके लिए साइंटिफिक स्पोर्ट्स सपोर्ट स्टाफ के लिए ऐसा इक्विपमेंट्स और स्ट्रक्चर भी प्रिपेयर करने का प्रोविज़न है। तो ग्लोबल स्टेज पे परफॉर्मेंस के लिए जो पैरामीटर्स चाहिए सब उसमें है। दूसरा है स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो दूसरा पिलर है, उसके तहत देखो, कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हम वर्ल्ड लेवल या एशिया लेवल का करवाते हैं, उसमें टूरिज्म तो होगा ही होगा, लोग बाग आएंगे, देखेंगे। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, और इसी में साथ के साथ पीपीपी मॉडल पे काम है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे। फिर सीएसआर फंडिंग का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो एक तरह से देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। और जो ये पूरा स्पोर्ट्स पॉलिसी है, दैट इज़ लाइक नेशनल बिल्डिंग का काम कर रहा है। तो थर्ड पिलर इसमें जो बताया गया है स्पोर्ट्स पॉलिसी में, स्पोर्ट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट, तो जो बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी देश के नेशन बिल्डिंग के लिए। सोशल डेवलपमेंट के लिए आप जैसे स्पोर्ट्स फॉर वुमेन वर्टिकल है खेलो इंडिया के तहत, आप स्पेशली वुमेन के लिए टूर्नामेंट करवा रहे हैं। और आप डिसेबल्ड जो अपने पैरा गेम्स के बच्चे हैं उनके लिए टूर्नामेंट्स हैं, उनके लिए प्रोविजंस हैं। फिर जो अंडर प्रिविलेज्ड कुछ सोसाइटी हैं उनके लिए भी कुछ स्पेसिफिक हैं। प्लस एक सोशल काज के लिए काम है, तो उसमें सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, देर इज़ अ प्रोविजन स्पोर्ट्स फॉर पीपल मूवमेंट। तो पीपल मूवमेंट में क्या है कि भी एक जन आंदोलन का काम है, और उस जन आंदोलन के तहत देर इज़ लाइक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट अप्रोच ऑफ पीपल टू स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। प्लस कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे हैं, फिटनेस इंडस्ट्रीज, जैसे फिट इंडिया मूवमेंट के तहत है, हम लोग खुद एज ए कोच काम कर रहे हैं या फिर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं। तो अलग अलग पैरामीटर्स हैं कि आप सिटिंग जॉब में है तो आपका इस उम्र में आपका इंड्योरेंस इतना होना चाहिए, स्पीड इतना होना चाहिए। वो पब्लिक के लिए है, तो एक लेमैन भी अपना इवेलुएट कर सकता है, तो वो पूरे इंडिया की हेल्थ के लिए है, तो एक पब्लिक मूवमेंट हो गया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो फिफ्थ पिलर विच आई वेंट थ्रू, दैट इज रिगार्डिंग द इंटीग्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स पॉलिसी विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके स्पोर्ट्स पॉलिसी का इंटीग्रेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कोई भी देश का स्पोर्ट्स ग्रूम करता है, एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है। इफ़ यू हैव गॉट क्वालिटी, इफ़ यू हैव गॉट क्वांटिटी, देन यू कैन अर्न द क्वालिटी ना। तो अगर जैसे ग्रास रूट डेवलपमेंट होता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का इंटीग्रेशन होता है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के साथ, वहाँ ग्रास रूट पे स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ से जो बच्चे निकल के आएंगे इन लॉन्ग टर्म, एक्चुअल लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान तो उनका होगा। तो ये 5 पिलर्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। और पर्सनली आई फील किसी भी देश में एक एफिशिएंट और इफेक्टिव स्पोर्ट्स कल्चर क्रिएट करने के लिए समाज, सरकार और बाजार, इन तीनों का समन्वय होना ज़रूरी है। सरकार ने पॉलिसी बना दी, समाज में हम जैसे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनका काम है उस पॉलिसी में पूरा अपना गठजोड़ दिखाएं। और बाजार से हम स्पॉन्सरशिप और स्कॉलरशिप ले सकते हैं, जो सीएसआर फंडिंग भरपूर आ रही है अलग अलग गेम में। तो मतलब दिस इज़ द बेस्ट टाइम, और ये विन विन सिचुएशन है हर किसी के लिए। पूनम जी, स्कूल पर ही आते हैं या छोटे बच्चों पर आते हैं।
स्कूल्स का जहाँ भी ज़िक्र होता है, ख़ास तौर पर यूँ देखा जाए ग्रामीण इलाकों में या बाकी सरकारी स्कूलों को भी आप देख लें, तो एक तो ये कि स्कूल में बहुत सारे स्कूल्स में पीटीआई तो होते हैं, हम्म। लेकिन पीटीआई सुबह प्रार्थना करवाना और उसके बाद उसी में 1 2 3 4 करवाना, इसके अलावा बहुत ज़्यादा काम करते नज़र नहीं आते। दूसरी बात ये है कि शहरों में भी या बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल्स वगैरह हैं, उनके पास जगह का इतना कंस्ट्रेंट है कि बहुत छोटी जगह में बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनके पास ग्राउंड्स होते ही नहीं। हम्म। तीसरी बात ये है कि जहाँ थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स की सुविधा होती भी है तो सब लोगों का ये रहता है, ख़ासतौर पर बच्चों का और उनके पेरेंट्स का, कि भी इन्हें क्रिकेट ही खिलाया जाए, क्योंकि बच्चे क्रिकेट खेलने में रुचि लेते हैं और खेलना भी चाहते हैं और ये भी सोचते हैं क्रिकेट में हम आईपीएल वगैरह खेलेंगे। तो स्कूल लेवल पर बहुत सारी दिक्कतें हैं, ख़ासतौर पर ग्राउंड्स की भी है, फैसिलिटीज़ की भी है और विल पावर की भी है। ये कैसे दूर हो पाएंगी? यही प्रोविजन है स्पोर्ट्स पॉलिसी में जो मैंने पढ़ा उसके थ्रू। अब जैसे वी आर गिविंग द एग्जांपल ऑफ क्रिकेट, वी शुड लर्न फ्रॉम क्रिकेट। अब जैसे क्रिकेट क्यों लाइक करते हैं, देखो उसमें कितना स्पॉन्सरशिप है, आईपीएल खेलते हैं, कितने टूर्नामेंट्स हैं, आपको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है आपको प्रूव करने के लिए। पैसा भी हाँ, मिलता है। पैसा भी मिलता है, और पैसा किसी अच्छा नहीं लगता। जो हमें तो क्रिकेट से सीखना चाहिए। अब जैसे उन्होंने लीग शुरू की है, आईपीएल शुरू किया है, तो एवरी नेशनल फेडरेशन शुड गो फॉर दैट, और उसके लिए चाहिए पैसा, और वो सीएसआर फंडिंग अवेलेबल है इंडिया में भरपूर। यू शुड नो हाउ टू गेट द सीएसआर फंडिंग। और पीपीपी मॉडल पे इतने काम हो रहे हैं, जीएसडब्ल्यू है, रिलायंस है, टाटा है, कितना कितना ये लोग इतना आगे आगे काम कर, लक्ष्य स्पोर्ट्स है। तो एक पीपीपी मॉडल पे सीएसआर फंडिंग के तहत हम क्रिकेट की तरह एक मॉडल बना सकते हैं हर एक स्पोर्ट्स का। रेसलिंग वो शुरू भी किया था, रेसलिंग में बाहर से लोग खेलने आते थे हमारे यहाँ। बॉक्सिंग में भी शुरू हुआ था, लीग वगैरह शुरू किया था, तो वो कंटिन्यू कबड्डी कर। तक में लीग है। हाँ जी, हाँ, तो दैट शुड बी देयर। और जहाँ तक ग्रास रूट्स की बात है, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी के मुताबिक वो सब प्रोविजंस हैं। जब इम्प्लीमेंट करने की बात है, तो अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना दे, जब तक वो पॉलिसी रोल मॉडल बन के स्टेट तक लागू होना वो बहुत ज़रूरी है। तो वो गवर्नेंस भी बहुत ज़रूरी है। तो एवरी स्टेट गवर्नमेंट शुड टेक इट एज अ रोल मॉडल स्पोर्ट्स पॉलिसी, एंड दे शुड आल्सो इम्प्लीमेंट एट ग्रास रूट्स एज वेल। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, कई सस्ते गेम ऐसे हैं जिसके लिए आपको एक स्टेज काफ़ी है। अब बॉक्सिंग लगा लो, अगर आप 4 पिलर लगाएं, रस्से बांधे, वो बेसिक आप वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे, जहाँ तक मैं सरकार का, अभी जैसे सरकार में काम कर रही हूँ तो वो एक्सप्लेन कर सकती हूँ। खेलो इंडिया स्कीम है, खेलो इंडिया स्कीम के तहत पूरे जो स्पोर्ट्स है, प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स है, उसमें से 3000 खेलो इंडिया एथलीट्स हैं जिनको 10,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। अब जैसे बॉक्सिंग में अराउंड 160 एथलीट्स हैं जिनको खेलो इंडिया स्टाइपेंड मिलता है, और उससे वो जैसे 12 साल का बच्चा है, 13 साल का बच्चा है, स्कूल जा रहा है, उसको अच्छे जूते पहनने हैं, अच्छे कपड़े पहनने, वो हेल्प मिल ही रहा है। और रही बात ये इंटीग्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स पॉलिसी विद एजुकेशन पॉलिसी हो गया ना, तो वो और ज़्यादा रिफाइन हो जाएगा काम। पूनम जी, एक आरोप खिलाड़ियों पे लगता है और वो ख़ास तौर पर पिछले 10 15 सालों में लगने लगा है कि अब यूँ देखा जाए पिछले 1 दशक में या उससे भी ज़्यादा समय से सरकारी स्तर पर खेलों और खिलाड़ियों को बहुत मदद दी गई है। यानी किसी अच्छे खिलाड़ी को फॉरेन का कोच चाहिए, वो उसे मिल रहा है, स्कॉलरशिप चाहिए, वो उसे मिल रहा है, सुविधा उसको चाहिए, वो उसे मिल रहा है, कुछ आर्थिक सुविधाएं चाहिए, वो भी उसे मिल रहा है। टॉप्स में तो उनको एक निश्चित अमाउंट भी दिया जाता है और दूसरे खेलों में भी युवा खिलाड़ियों को भी पेमेंट मिल रहा है। इन सब के बावजूद पेरिस ओलंपिक में ये जिक्र हुआ था कि इतनी सुविधाएं देने के बाद भी क्या कारण है कि बहुत सारे देश जहाँ जिनके पास बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं है वो भी मेडल जीत पाते हैं, लेकिन हमारे खिलाड़ी अच्छा नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि खिलाड़ियों के स्तर पर हमारे देश में बहुत कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ है, या उनके फिटनेस लेवल पर कोई इश्यूज़ है, या उनके विल पावर में कोई इशू है, या मेंटल पावर में कोई इशू है? इतनी सारी सुविधाओं के बावजूद हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस स्तर पर क्यों नहीं पहुँच पाए? पता है, खिलाड़ी का भी परफॉर्म करने का एक दिन होता है। अगर आप नीरज चोपड़ा का 2021 का एग्जाम्पल ले ओलंपिक्स का, वहाँ पीटर एंडरसन और इन लोगों को जो उसके ओपोनेंट थे, वो उतना भी नहीं मार पाए जो ट्रेनिंग में मार पाते थे, जो जेवलिन थ्रो करते थे। और नीरज अपना बेस्ट दे के गोल्ड मेडलिस्ट हो गया। अदरवाइज अब इस चीज़ को ऐसे देखें कि नीरज चोपड़ा ने उस जगह परफॉर्म किया जहाँ अच्छे अच्छे फेल हो गए। हर एक खिलाड़ी का अपना दिन होता है। अगर देखा जाए तो 90+ मारते थे सब लोग, ये जो जर्मनी वाले वेटर और ये सब थे, लेकिन नीरज परफॉर्म वेल। अभी पेरिस ओलंपिक की हम बात करें, जैसे हर एक खिलाड़ी के साथ अपनी
कुछ इंजरी भी चलती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चलता है दिन में, उस दिन को, और फिर आपका दिन भी होता है। जहाँ तक तैयारियों की बात है, जो मैंने स्पोर्ट्स साइंसेस की बात की, जो फॉरेन कोच की बात है, और हर फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी। ऐसा नहीं कि भी आप जो मांग रहे हैं वो मिल रहा है। टॉप्स में भी, बिकॉज आई एम क्लोजली इन्वॉल्व, अगर आप कोई भी खिलाड़ी प्रपोजल देता है तो उसका हर एंगल से निरीक्षण करके, इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड देन प्रोवाइडेड। ऐसा नहीं कि सरकार का पैसा ऐसे ही जाया जा रहा है, अगर नहीं रिक्वायर है तो मना कर दिया जाता है। तो सारे प्रपोजल एक्सेप्ट भी नहीं होते हैं। तो जिस खिलाड़ी को जिस चीज़ की आवश्यकता है, इवन गवर्नमेंट ही नहीं, JSW है, OGQ है, ये लोग भी पूरा हेल्प करते हैं जो रिक्वायर है। तो अब ऐसा नहीं कि भी इंडिया इंडिया तैयारी कर रहा है, भारत तैयारी कर रहा है, हर एक देश तैयारी करता है, और जिसका दिन होता है वो जीत जाता है। ओलंपिक्स में तो सब लोग बराबर हैं, कौन किसको मात दे दे कुछ नहीं पता। लेकिन यह प्रश्न ये उठता है कि उसी ओलंपिक में निशानेबाजी में हमारे शूटर्स जिनके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं वो वहाँ जाकर फाइनल में भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। हमारे आर्चर्स जो कि वर्ल्ड कप जीत कर आए वो वहाँ 6 और 7 के निशाने लगा रहे हैं। क्या कारण होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खास तौर पर ओलंपिक में जाकर लक्ष्य सेन इतना अच्छा खेलते हैं लेकिन सेमीफाइनल में जिस ढंग से हार जाते हैं लीड लेने के बाद? क्या कहीं आपको नहीं लगता कि एक मेंटल कंडीशनिंग की भी हमारे खिलाड़ियों को ज़रूरत है? देखो, जो बेस्ट टू बेस्ट साइकोलॉजिस्ट वी हैव प्रोवाइडेड विद देम, गवर्नमेंट हैज़ गिवन। अभी अगर आप शूटिंग का देखें, जो वर्ल्ड क्लास हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर हैं वो उनके साथ काम कर रहे हैं, कैनेडियन जो हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर काम कर रहे हैं, एंड ही हैज़ शोन द रिजल्ट्स, और उन्होंने अच्छा काम भी किया है। अब जैसे मनु भाकर के 2-2 मेडल आना, फिर उसके बाद एक और मेडल शूटिंग में आया हमारा, तो ऐसा नहीं रिजल्ट नहीं आ रहे, रिजल्ट आ रहे हैं, बट वहाँ भी कंपटीशन लेवल इतना है, बिल्कुल नेक टू नेक है। 0.001 का भी आपका लेकिन नेक टू नेक में भी कंपटीशन है। हमारा खिलाड़ी जीत सकता है, वो क्यों नहीं या जीत रहा? यही तो बात है कि भी जीतना चाहिए, तो उसके लिए हमें और कंसाइज और स्मार्ट हार्डवर्क करना होगा, और हम लेसन उन चीज़ों से ही लेते हैं। ऐसा नहीं है ओलंपिक दूसरे दिन हो रहा है तो 4 साल में एक बार आता है, हर कोई तैयारी करके आता है, दिन होता है। आई डू रिमेंबर अखिल, उसने इतना तैयारी किया था, एवरीबडी वाज सेइंग ये तो गोल्ड मेडलिस्ट है। उसने पहली बाउट में वर्ल्ड नंबर 4 को हराया, फ्रांस का अली अबाब। सेकंड बाउट में प्री क्वार्टर में वर्ल्ड नंबर 1 रशियन जो अनबिटन था उसको हराया, एंड एवरीवन इन द गेम्स विलेज वाज अप्रोचिंग हिम एंड सेइंग यू आर गोल्ड मेडलिस्ट, यू आर चैंप, यू आर मैं चैंप। भी उस बात का और वो साक्षी हूँ। और वो क्वार्टर फाइनल बाउट में अननोन कंट्री मालडोवा, जिसका पहला ही ओलंपिक मेडल था, उससे हार गए। लेकिन एक अच्छी बात ये कि उसके बाद अखिल ने दूसरे बॉक्सर को प्रेरित किया, अपनी सारी ज्ञान उन्हें दिया और उन्हें मेडल दिलवाया। दैट इज फाइन, बट द थिंग इज दैट कि भी अब अखिल के मेडल नहीं चाहता था, चाहता था ना, मैं तो मेरे घर का एग्जांपल दे रही हूँ। और फिर उस दौरान अब अखिल की भी कुछ इंजरी रही या कुछ रहा, उस बाउट में क्या हुआ क्या नहीं अखिल नोज। तो मतलब इंजरी प्रोन गेम है, हर कोई गेम है, और हर कोई अपना बेस्ट देने के लिए खेलना चाहता है। अब वी हैव गुड एग्जांपल ऑफ विनेश, आई रिस्पेक्ट हर, शी इज लाइक वर्ल्ड क्लास एथलीट, बट वेट नहीं आया तो नहीं आया, बट वो तो आज के दिन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट होती, या फिर मतलब ये हो गया उसने जापान की जो कभी हारी ही नहीं उनको हराया, तो मतलब पूरा वर्ल्ड उसको सैल्यूट कर रहा है, और नंबर 1 ट्रेंडिंग नाम चल रहा था विनेश का उस टाइम। आई वॉज देयर इन गेम्स ओलंपिक्स में, हमें ये था कि मेडल गोल्ड, और फिर नहीं रहा। तो मतलब स्पोर्ट्स तो ऐसी चीज़ है, यू डोंट नो कब क्या हो जाए। और इंजरी देखो, विनेश का रियो ओलंपिक में मेडलिस्ट होती वो लड़की, वो नी इंजरी हो गया। तो ये तो मतलब दिन होता है आपका, लिटरली दिन होता है। अब मैरी कॉम है, पहले उनका 2012 में मेडल आया, शी ट्राइड, रियो में ट्राई किया, 2024 में ट्राई किया, 21 में ट्राई किया। तो आई मीन हर कोई प्लेयर उधर खेलने जाता है, और वहाँ वर्ल्ड लेवल पे बिल्कुल नेक टू नेक कंपटीशन है, एवरी कंट्री प्रिपेयर्स फॉर दैट। तो वी शुड ट्राई अवर बेस्ट, रेस्ट गॉड नोज। पूनम जी, थोड़ा सी बताएं कि खेल नीति तो आ गई, आप डाउन द लाइन क्या देखती हैं कि इसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा? क्या हम उम्मीद करें कि इस खेल नीति की वजह से आने वाले 5 साल 10 साल में हम हमारे देश में खेलों के वातावरण में और पॉजिटिविटी देखेंगे और अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे? पर कोई भी चीज़ को पेपर पे लाना बहुत इजी है, और इम्प्लीमेंटेशन में रियल चैलेंजेस आते हैं। अब जैसे बहुत अच्छा पॉलिसी है, अगर हम वे फॉरवर्ड देखें इसका, कि जैसे गवर्नेंस है, अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वी विल हैव अ गुड गवर्नेंस एट एवरी लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे भी, सेंट्रल लेवल पे भी, और फिर कुछ लीगल फ्रेमवर्क भी साथ में चाहिएगा। फिर जैसे मैंने, अगर इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है, पीपीपी मॉडल चाहिएगा, CSR फंडिंग चाहिएगी, प्राइवेट फंडिंग को लेना ही लेना पड़ेगा। सरकार की भी अपनी लिमिटेशंस होंगी फंडिंग करने की, तो पीपीपी मॉडल पे काम होगा तो ज़्यादा पैसा, ज़्यादा स्पॉन्सरशिप, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़्यादा एथलीट्स का सपोर्ट। देन वी कैन से कि एक
एक नेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको भी ये अपग्रेड और करेगा। जैसे अभी NSRS है, एथलीट मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो एक नेशनल पॉलिसी का फ्रेमवर्क होगा ना जो मॉनिटरिंग के लिए, वो नेशनल कैंप है या स्टेट लेवल के एथलीट्स हैं उनको मॉनिटर करने में हेल्प करेगा। और फिर ए पॉलिसी को मॉडल पॉलिसी मान के स्टेट गवर्नमेंट्स को भी काम करना चाहिए। देन आई शुड से आज के दिन AI और डाटा एनालिटिक्स जो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी वी कैन से, उसका बहुत बड़ा रोल है और उसमें भी हमें मतलब टॉप टू बॉटम बहुत काम करना होगा इस पॉलिसी के तहत। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर हम इस पॉलिसी को नेशनल बिल्डिंग के लिए बोल रहे हैं तो ये होल ऑफ ए गवर्नमेंट वी कैन से, एंड इन दैट सेंस कि भी दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ इसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना होगा। अब कल्चरल मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स इंटरग्रेशन के साथ टूरिज्म मिनिस्ट्री को कोई ना कोई ब्रांड एम्बेसडर बना के ऐसे करना होगा। तो कुल मिला के अब ये जैसे मैंने 5-6 बातें रखी, और भी हैं जैसे आप फिर उसमें आपको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने से ही कुछ मिलेगा। और ग्रास रूट से तो बच्चे ये जो स्पोर्ट्स एजुकेशन पॉलिसी के साथ इंटीग्रेशन हुआ ना, उस पर बहुत काम करके हम बहुत रिजल्ट्स ले सकते हैं। और जो विज़न है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि 2036 के लिए हम ट्राई करें, तो वो ऐसे ही पूरा होगा। दिस इज़ द राइट टाइम, वी हैव गॉट द राइट पॉलिसी, नाउ वी शुड वर्क स्मार्टली टू गेट इट थ्रू। पूनम बेनीवाल जी, आपका आभार।